नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का उल्लेख करता है अमीर खुसरो, यानी इसी के दरबार में इसका राज के कवि है वह उल्लेख करता है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के 3 स्तंभ बताए हैं। पहले स्तंभ का नाम है निरंकुशता, दूसरे स्तंभ का नाम है धर्म का राजनीति से पृथक्करण और तीसरे स्तंभ का नाम है साम्राज्यवाद। तो यह वीडियो लेक्चर यूपीएससी मेंस और पीसीएस नेट जेआरएफ जहां भी हिस्ट्री का सवाल बनता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप पूरा वीडियो देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं। तो हेडिंग डालें भी अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। हालांकि पीटी में भी कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न बनते हैं तो वो उसके हिसाब से देख लेंगे, साथ साथ में ही कवर करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का वर्णन कौन करता है? पहली बात तो यही पता होना चाहिए। तो कौन करता है? अमीर खुसरो करता है। अमीर खुसरो, जिसे तोतिया हिंद कहते हैं, भारत का तोता। अमीर खुसरो ने इस अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के 3 स्तंभ बताए हैं। उन 3 स्तंभों के नाम पता होना चाहिए। तो पहले स्तंभ का नाम है निरंकुशता, दूसरे स्तंभ का नाम है धर्म का राजनीति से पृथक्करण। धर्म का राजनीति से पृथक्करण। और तीसरे स्तंभ का नाम है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद। निरंकुशता में हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी एक पूर्ण निरंकुश शासक हुआ, यानी उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। वह कहता है कि जिस प्रकार इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए 4 खलीफा हुए, उसी प्रकार मेरे राज्य का भी प्रसार करने के लिए मेरे पास भी 4 खलीफा है। 4 खलीफा की तरह योद्धा है, स्वेच्छाचारी शासक है, महत्वाकांक्षी शासक है। यह इतना महत्वाकांक्षी शासक था कि विश्व विजेता बनना चाहता है। और तो और इसने सिकंदर शाही की उपाधि भी धारण की थी और कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार का निर्माण करवाना चाहता है। अमीरों का विश्वांगीकरण कर देता है। अमीरों का विश्वांगीकरण यानी इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर, जो एक किन्नर था, उसको दक्षिण भारत का अभियानों का नेतृत्व सौंपता है। तो यानी इसने योग्यता पर बल दिया था। तो वो सब हम पढ़ेंगे निरंकुशता में। तो हेडिंग डालेंगे निरंकुशता। धर्म का राजनीति से पृथक्करण, तो ये बहुत बड़ी बात थी। पहली बार उलेमाओं को न्याय के परिधि में शामिल कर दिया जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी को देखेंगे, भी अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालें निरंकुशता। निरंकुशता में देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी एक स्वेच्छाचारी शासक है। स्वेच्छाचारी शासक। अब स्वेच्छाचारी शासक का मतलब क्या है? यानी जो इसे अच्छा लगता था वही करता था। इसका एक कमेंट भी है, यह अपने मित्र भी है, दिल्ली का कोतवाल भी है और काजी के पद पर कार्यरत भी है। आगे चलकर हम देखेंगे उसको। उससे ये बात करता है और ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं शरीयत के अनुसार जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूं। और तो और यह एक पूर्ण निरंकुश शासक है। पूर्ण निरंकुश शासक, यानी इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। पूर्ण निरंकुशता में देखें तो इस पूर्ण निरंकुश शासक के आधार क्या था? तो इसका आधार था सैन्य बल। आधार क्या है भी? तो आधार है सैन्य बल। और अलाउद्दीन खिलजी का स्वयं का एक कमेंट है, तो स्टार लगाएंगे। कमेंट पूछ लिया जाते हैं, यूपीएससी नेट जेआरएफ सब में पूछे जाते हैं कमेंट। इसका कमेंट है कि दिल्ली की गद्दी मुझे ना दिल्ली की जनता के सहयोग से, यानी गद्दी ना तो दिल्ली की जनता के सहयोग से, ना दिल्ली की जनता के सहयोग से, ना उलेमा के सहयोग से, ना अमीरों के सहयोग से, ना अमीरों के सहयोग से, ना खलीफा के सहयोग से। खलीफा के सहयोग से। तो ये इसी का कमेंट है, भी ध्यान रखेंगे। और तो
इसने एक संकल्पना दी थी और स्टार लगाए भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट सवाल है तो यही है। ये आज से पहले कम से कम यूपीएससी 10 बार पूछ चुकी है। मैं ही राज्य की संकल्पना दी थी, मैं ही राज्य हूं की संकल्पना देता है। और वास्तव में यह संकल्पना किसकी है? तो वास्तव में यह संकल्पना यानी दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी की है, लेकिन मैं ही राज्य की संकल्पना है। फ्रांस के शासक हुए हैं, फ्रांस के शासक लुईस 14वां, उनकी संकल्पना है भी, लुईस 14वां। तो ये पूर्ण निरंकुश शासक है। इसका आधार क्या है? तो सैन्य बल है। इसका कमेंट ध्यान रखेंगे, यानी ये गद्दी मुझे ना दिल्ली की जनता के सहयोग से मिली है और न ही अमीरों के, न उलेमाओं के और न खलीफा के सहयोग से, मैं ही राज्य की संकल्पना देता है। और तो यह कहता है कि जिस मेरे पास इस्लाम धर्म की तरह, इस्लाम धर्म का जिस प्रकार 4 खलीफाओं ने प्रचार प्रसार किया था, उसी प्रकार मेरे पास भी 4 योद्धा हैं। 4 खलीफा की तरह योद्धा, 4 खलीफा की तरह योद्धा। तो इनके नाम ध्यान रखेंगे भी। सबसे पहला इसी का भाई था अलमास बेग, नसरत जलेसरी, तीसरा है संजर, और चौथा है मलिक यूसुफ। चौथे का नाम है मलिक यूसुफ। मलिक यूसुफ, इन्हीं की इस नाम से तो शायद जाने न जाने, लेकिन इनकी उपाधियों के नाम से जाने जाते हैं। उलूग खां, इस क्या उपाधि है? इसकी उपाधि है उलूग खां। इसकी क्या है? तो नसरत जलेसरी, इसको कहते हैं नुसरत खां। संजर को क्या कहते हैं भी? संजर यानी ये गुजरात अभियान का विजय अभियान के बाद में वहां का सूबेदार नियुक्त हुआ था, इसी को कहते हैं अल्प खां। इसको कहते हैं जफर खां, यानी ये सब इनकी उपाधियां हैं। और तो यह एक महत्वाकांक्षी शासक हुआ है। महत्वाकांक्षी शासक, महत्वाकांक्षी शासक इतना महत्वाकांक्षी शासक हुआ है कि यह एक नया धर्म चलाना चाहता है, नया धर्म चलाना चाहता है। और तो विश्व विजय प्राप्त करना चाहता है, विश्व विजय प्राप्त करना चाहता है। अगर नेक्स्ट देखें तो यह कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार का निर्माण करवाना चाहता है। कुतुब मीनार से ऊंची मीनार का निर्माण करवाना चाहता है। तो ये था इसका पूर्ण निरंकुश शासक, यानी निरंकुश का इसका पहला स्तंभ था जो हमने कंप्लीट कर दिया। तो 4 खलीफाओं की तरह योद्धा है, अलमास बेग है, नसरत जलेसरी है, अल्प खां संजर है, यानी उसी को संजर नाम भी देते हैं। अल्प खां भी इसकी उपाधि है, अल्प खां। मलिक यूसुफ है, जफर खां इसकी उपाधि है। महत्वाकांक्षी है, ये विश्व विजेता बनना चाहता है। कुतुब मीनार से भी ऊंची निर्माण। एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है निरंकुशता में कि मैं ही राज्य की संकल्पना दिल्ली सल्तनत के किस शासक की है? तो अलाउद्दीन खिलजी उत्तर देखे हैं। नया हेडिंग डाल लीजिए भी, धर्म का राजनीति से पृथक्करण। धर्म का राजनीति से पृथक्करण। धर्म का राजनीति से पृथक्करण। तो धर्म का राजनीति से पृथक्करण में देखेंगे तो इसने नाम मात्र के लिए खलीफा से उपाधि धारण की थी भी। नाम मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए खलीफा से उपाधि ली। यानी मैं यूं कह रहा हूं कि इसने खलीफा के अस्तित्व को पूर्णतः नकारा नहीं, स्वीकारा जरूर था, लेकिन नाम मात्र के संबंध बनाए थे इसने।
उपाधि क्या ले रहा है? तो इसने उपाधि ली थी, उपाधि धारण की थी नासिर अमीर उल मोमिनीन, यानी खलीफा का नाइब कह रहा है। मोस्ट लगाओ भी, खलीफा का नाइब बहुत बार पूछा जाता है, खलीफा का नाइब उपाधि किसकी है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की। इसने क्या किया कि उलेमाओं को राजनीति से बाहर कर दिया, उलेमा को राजनीति से बाहर। उलेमा को राजनीति से बाहर, यानी इसका संवाद है उलेमाओं से। तो संवाद में ये कहता भी है कि आपका कार्य है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म की व्याख्या करना। हमारा काम है राजनीति करना, इसलिए आप हमें हमारे काम पर छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए। और तो राज्य हित को ही सर्वोपरि माना था इसने, राज्य हित को सर्वोपरि, राज्य हित को सर्वोपरि। नेक्स्ट देखें तो उलेमा वर्ग को पहली बार, ये स्टार लगाओगे, उलेमा वर्ग को न्याय की परिधि में शामिल किया, न्याय की परिधि में शामिल। ये पहली बार सल्तनत में ऐसा हो रहा है कि यानी उलेमा भी न्याय की परिधि में शामिल होंगे। अगर कोई उलेमा अपराध करता है तो उसी को उसके अपराध के अनुसार एक सामान्य नागरिक को दंडित किया जाता है, उसी प्रकार दंडित किया जाएगा। तो इसको स्टार लगाएंगे, न्याय की परिधि में शामिल कर दिया। इसने खलीफा से अन्य कोई संबंध नहीं बनाए थे, खलीफा से अन्य कोई संबंध नहीं बनाए, नहीं बनाए। तो ये था भाई पूरा धर्म का राजनीति से पृथक, यानी नाम मात्र के लिए खलीफा से उपाधि धारण की थी। उपाधि क्या थी? तो नासिर अमीर उल मोमिनीन। तात्पर्य क्या है? तो खलीफा का नायब है। इसने उलेमा वर्ग को राजनीति से बाहर कर दिया। इसका कमेंट भी है कि आपका कार्य है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, हमारा कार्य है राजनीति करना, हमें आप हमारा कार्य करने दीजिए, आप अपना कार्य कीजिए। उलेमा वर्ग को न्याय की परिधि में शामिल कर देता है, यानी पहली बार सल्तनत में हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। राज्य हित को सर्वोपरि मानता है और तो खलीफा से अन्य कोई संबंध नहीं बनाया इसने। तो ये था धर्म का राजनीति से पृथक। नेक्स्ट हेडिंग डालेगी साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद। तो अलाउद्दीन खिलजी को एक अनोखा साम्राज्यवादी हुआ है, एक अनोखा साम्राज्यवादी कह सकते हैं, एक अनोखा साम्राज्यवादी। इसने एक अनोखा साम्राज्यवादी होने के नाते किस पर बल दिया था? तो ध्यान रखना, इसने व्यवहारिकता पर बल दिया। व्यवहारिकता पर बल का मतलब यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पर इसने विजय अभियान चलाए थे। इसे पता था कि उत्तर भारत पर आप पूर्ण नियंत्रण यानी प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर सकते हैं, इसलिए उत्तर भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा। लेकिन दक्षिण भारत पर इसको पता था कि दिल्ली से दक्षिण भारत बहुत दूर है, इस पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करना संभव नहीं है, इसलिए वह उनके शासकों को पहले जीतता है, फिर उनको छोड़ देता है। यानी जिस प्रकार गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने किया था, राज्य प्रस्फोधन की नीति अपनाई थी, तो इसी प्रकार इसने भी ये वही नीति अपनाई थी। तो इसीलिए इसको अनोखा साम्राज्यवादी कहा। यह एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। यानी साम्राज्यवाद के अगर पूछे आपसे कितने आधार हैं इसके, तो ध्यान रखना इसके दो आधार हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला एक महत्वाकांक्षी शासक है, महत्वाकांक्षी शासक। महत्वाकांक्षी में देखें तो यह एक योग्य विश्व विजय प्राप्त करना चाहता है, विश्व विजय प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इसने उपाधि धारण की थी सिकंदर-ए-शाही, सिकंदर-ए-शाही। तो इंपॉर्टेंट उपाधि है भी, ध्यान लगाएं, स्टार लगाएं भी। यह एक योग्य सेनापति है, यानी इसके पास में एक विशाल सेना है। इसका दूसरा आधार है इसकी विशाल सेना, बहुत बड़ी सेना थी।
फरिश्ता के अनुसार मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता रखा है कि 4.5 लाख के करीब इसके पास में सेना, विशाल सेना है। और तो ये स्वयं योग्य सेनापति है, बहुत अच्छा सेनापति था, इसलिए तो इतनी बड़ी विशाल सेना का संचालन कर पाया था। आप सभी जानते हैं अगर किसी के पास में विशाल सेना होती है तो सेनाओं में भगदड़ भी ज्यादा, विद्रोह भी ज्यादा होती है, लेकिन इसके काल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसने लगातार सेनाओं को युद्धों में डाल रखा था, यानी लगातार युद्ध कर रहा था, यानी सेना को कभी फ्री बैठना ही नहीं दिया। इसके भी कारण थे, यानी एक तो अत्यधिक खुम्स मिलता था और तो सेना में विद्रोह नहीं होता था। तो ये सब हम पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो पिछले वाले क्रम से देख लीजिए। एक से लगाकर मिडिवल हिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे, यानी एक से इस्लाम का उदय से हमने स्टार्ट करके और दिल्ली सल्तनत के बारे में मिडिवल पूरा करेंगे। कर साम्राज्यवादी तो एक अनोखा साम्राज्यवादी है, व्यवहारिकता पर बल देता है, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को दोनों को जीता है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई थी इसने। यह एक महत्वाकांक्षी शासक है, महत्वाकांक्षी में विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। और तो यह एक योग विशाल सेना थी इसके पास में, और यह एक योग्य सेनापति था। तो ये देखा था हमने अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत है जो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में किन किन लोगों को संरक्षण प्राप्त था और इसकी स्थापत्य और इसका अंतिम समय। तो 1-2 वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।